डियर स्टूडेंट्स, एक बार आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 11th का एक टॉपिक है छोटा सा इंटीग्रेशन। ये नाम छोटा है, इसका काम बहुत बड़ा है। इंटीग्रेशन आपका फिजिक्स में बहुत पीछा करने वाला है और इंटीग्रेशन से आपके छोटे बड़े काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। कई बार बच्चे क्या 11th में जब वो आते हैं तो इंटीग्रेशन से बहुत घबराते हैं, या फिर मैं कहूँ 11 से 12th में जाते हैं तो बहुत कई जगह इंटीग्रेशन आता है। जैसे चैप्टर नंबर हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा है, अल्टरनेटिंग करंट, उसमें काफी बार इंटीग्रेशन आता है, डिफरेंशिएशन आता है। अगर आपने डिफरेंशिएशन वाला पूरा वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर आई कार्ड पर जाकर विजिट कर सकते हैं, वहां से आपको डिफरेंशिएशन कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली बात तो इंटीग्रेशन होता क्या है। सबसे पहला सवाल यह आता है, तो मैं आपको छोटी छोटी बातें बता देता हूँ। पहली बात तो यहाँ पर जैसे कि जो इंटीग्रेशन होता है ना, वो आपका डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। जो डिफरेंशिएशन होता है उसका इनवर्स होता है, वो भी आपको पता लगेगा। और आपको इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन से और क्या पता लगता है, आपको अंडर एरिया कर्व, क्षेत्रफल जो कर्व है या ग्राफ है, वो आपको यहां से पता लगता है। इसकी बात करें अवकलन, समाकलन जो होता है वो अवकलन का उल्टा होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तीसरी बात, जैसे मान लो और अच्छा समझने के लिए क्या करते हैं अपन, जैसे मान लो आपको स्कूल से घर जाना है, आपके पास मान लो कोई वेलोसिटी है v और टाइम t के साथ आप वेरी कर रहे हो, कभी आप धीरे पहुंच रहे हो, कभी आप तेज पहुंच रहे हो, तो उसका अपन ग्राफ बनाकर यहां से पूरे टोटल एवरेज वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, सम कर सकते हैं कि इतना टाइम इसमें लगा, कभी स्पीड तेज थी कभी धीरे थी। तो इसका छोटे छोटे ग्राफ बनाकर, छोटे छोटे पॉइंट बनाकर अपन यहाँ से dt पार्ट लेकर इसका हम सम अरेंज कर सकते हैं। एक अगर मान लेते हैं आपके पास एक सीधी लाइन है, सीधी रेखा है, ये x एक्सिस है और इसके अपन को छोटा सा पार्ट मिला। हमें पूरी काउंट करने के लिए हमने छोटे छोटे पार्ट लिए, इसके dx पार्ट, फिर यहाँ पर ये dx पार्ट, फिर dx पार्ट, इस तरह सभी dx को ऐड करेंगे, सम करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास में। जब dx का आप इंटीग्रेशन करते हो, अब आप ये देख रहे हो सर ये क्या है, ये है साइन, ये क्या है भाई, साइन है। किसका साइन है ये आपका इंटीग्रेशन का साइन है डियर स्टूडेंट्स। अब dx का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा, x होगा। इसी तरह आप dy का भी लिखा सकते हैं, dy का कितना आएगा, y आएगा। और इसी तरह dz का इंटीग्रेशन कितना आएगा, z आएगा। अगर हम ये करें कि एक सीधी हमारे पास लाइन है, सीधी रेखा है, उसको अपन सर्कल फॉर्म में बेंड कर देते हैं, ठीक है ना। तो अपन ने इसको बेंड किया और ये इस सर्कल का सेंटर पॉइंट O हो गया और ये पॉइंट हो गया P। यहां से यहां तक का जो रेडियस है वो आपका हुआ r, स्मॉल r। आपको अगर इसे छोटा सा पार्ट लेना हो तो क्या लेंगे आप, dx लेंगे। लेकिन यहां पर अगर अपन इंटीग्रेशन करने बैठे कि सर अगर dx का इंटीग्रेशन आपने बताया है कि x होगा, वो मैंने सीधी लाइन के लिए बताया आपको। थोड़ा इसको खोल के समझ लेते हैं कि dx का इंटीग्रेशन हमारे पास कितना होने वाला है, x। गलत है, कितना होगा वो बताते हैं आपको। dx का जो इंटीग्रेशन होगा 2πr होगा। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट याद कर ले, नहीं तो फिर मैं इसको समझाता हूं आपको। देखो कैसे, कि आपके पास dx है, अगर मान लो आपका पॉइंट यहां शुरू होता है 0 से, तो पूरा घूम के हमारे पास में सरकमफेरेंस पड़ती कितनी आएगी, 2πr। तो 0 से कहां जाएंगे अपन, 2πr। ओके, अब dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x आता है। यहाँ लिमिट कितनी है, 0 से 2πr, ठीक है ना। ये आपका जो होता है इसको बोलते हैं निश्चित समाकलन, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। ये होती है अपर लिमिट, ये होती है लोअर लिमिट, ठीक है। तो पहले कितना आएगा,
2 पाई आर, फिर क्या आएगा 0। तो हमारे पास फाइनली क्या आंसर आ जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, इतनी बात। अब आपके दिमाग में एक सवाल घूम रहा होगा कि सर ये जो इंटीग्रेशन होता है, समाकलन जो होता है, अवकलन का उल्टा कैसे होता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास कोई वैल्यू है, उसका अपन ने क्या किया अवकलन, वापस नीचे लिया है, अवकलन से वापस क्या करेंगे समाकलन, वापस क्या हो जाएगा वही पहले वाली वैल्यू आ जाएगी। इसको समझते हैं। आपने अवकलन तो किया था, आपने डिफरेंशिएशन तो पढ़ा हुआ है। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जैसे d अपॉन dx है, जैसे मैंने बोला y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, तो आपने या y की वैल्यू पुट कर दी, तो क्या किया आपने d dx x की पावर n। आपको पता है इसका मैंने फॉर्मूला बताया था, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है, अवकलन जो होता है वो होता है n(x) n-1। मतलब हमको एक बात पता है कि x टू दी x n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है सॉरी n(x) n-1 होता है। मतलब n लिखेंगे फिर x लिखेंगे फिर n की पावर कितना आएगा n-1। मतलब ये बात आप याद रखें थोड़ी देर के लिए। तो हम ये करते हैं कि ये हमारे पास जो डिफरेंशिएशन की वैल्यू आई है, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हमारे पास एक्शन आता है नहीं आता है, वही बार चेक करते हैं। जैसे आपको बता देता हूं मैं कि अगर हमारे पास x एंड dx लिखा हुआ है, ठीक है ना, हम यहां पर y इक्वल टू लिखा मैंने xn, ठीक है ना, x टू दी पावर n। तो हम यहां पर क्या करते हैं, ये अपन यहां लिख दिया y dx, मतलब y का x के सापेक्ष क्या हो रहा है, आपका अवकलन हो रहा है। y का x के सापेक्ष समाकलन, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ये बात आपको थोड़ा दिमाग में अपने में डाल लेनी है। अब जैसे ही मैं y की वैल्यू पुट करता हूं तो क्या आएगा x की पावर n dx। इसका फॉर्मूला आप याद कर लें, ये होता है x n+1 अपॉन n+1, ठीक है ना। और प्लस में क्या लगाएंगे, यहाँ पर आप c लगाएंगे, क्योंकि ये आपका इनडेफिनेट इंटीग्रल है, अनिश्चित समाकलन है, इसमें आपके पास c आता है और निश्चित वाले में आपके पास लिमिट मिलती है। लेकिन इसमें आपको एक चीज रखनी है, n नॉट इक्वल टू -1। n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर -1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको क्या बताने वाला था, मैं आपको बता रहा था डियर स्टूडेंट्स कि जब x की पावर n का हम अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये आता है। अगर मान लो इस वाली वैल्यू का आप समाकलन करें तो क्या हमारे पास एक्शन आएगा, क्या चेक करते हैं एक बार। तो क्या करते हैं, अपने लिखा n(x) n-1 और क्या लिखा है यहाँ पर dx, ठीक है। इसका अपन समाकलन करते हैं तो क्या देखें क्या होता है, हम n को बाहर निकाल देंगे, क्या बचेगा x n-1 dx बचेगा। n बाहर आया हुआ है, क्या करते हैं, अब ये देखो ये जो है ये आपका किसका काम करेगा, n की काम करेगा, n की जगह काम करेगा। तो क्या वैल्यू आएगी आपके पास, x n-1 +1 आ जाए, क्योंकि जो भी होता है उसकी पावर में अपन को +1 ऐड करना है और डिवाइड में क्या करना है अपन को +1 कर दिया, प्लस क्या लगा दिया c। अब बात आती c, यहाँ पर क्या होता है, c आपका समाकलन कांस्टेंट होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर n आया, क्या करेंगे आप, देखो ये प्लस से माइनस कैंसिल, प्लस से माइनस कैंसिल, क्लियर। यहाँ क्या आएगा, x की पावर n आएगा, अपॉन में क्या आएगा n से n क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आएगी, x टू दी पावर क्या आएगा n। मतलब मेरा कहने का अर्थ ये है कि जब भी आप किसी वैल्यू का डिफरेंशिएशन करते हो और जो वैल्यू आती है अगर उसका इंटीग्रेशन किया जाए ना तो वापस वही पहले वाली वैल्यू मिलती है आपको, ठीक है। ये आपकी बातें क्लियर हुई यहाँ पर कि इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन जो होता है, समाकलन जो होता है वो अवकलन का उल्टा होता है।
मुद्दे पर आते हैं। आपका जो इंटीग्रेशन होता है, समाकलन जो होता है वो दो तरह का होता है। दो तरह का कैसे? एक आपका समाकलन जो होता है इसे अपन बोलते हैं अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन। एक होता है आपके पास निश्चित समाकलन। इसको बोलते हैं इनडेफिनेट। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। अच्छा, इसमें आपको एक बात और याद रखनी है कि इसमें कभी आपको लिमिट प्रोवाइड नहीं की जाती। लिमिट नॉट प्रोवाइडेड, मतलब आपको लिमिट नहीं दी जाएगी। आपको लिमिट चाहे सीमा, इसमें आपको सीमा नहीं मिलती। अभी आपको बताएंगे लिमिट क्या होती है, वैसा है ना। इसमें आपको लिमिट मिलती है, अपन सीधा लिख देते हैं लिमिट प्रोवाइडेड। लिमिट प्रोवाइडेड, सीमा मिलती है हमको। अच्छा, और एक मुद्दा है उसके बारे में बात करते हैं कि अगर आपको यहां पर y dx का इंटीग्रेशन करना हो तो इसमें क्या करोगे? आपके पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी, प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास में c। ये जो c है वो आपको इंडिकेट करता है डियर स्टूडेंट्स कि आपका अनिश्चित समाकलन है, इसमें लिमिट नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है आपके पास, जैसे लिखा हुआ है कहीं पे, मैंने लिखा y dx, ठीक है ना, और यहाँ पे लिखा मैंने x1 और यहाँ लिखा x2, ठीक है ना। थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, दिख जाएगा x2 और ये x1, ठीक है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसका आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर लेंगे और जो लिमिट है वो रख देंगे। अच्छा, ऊपर जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलेंगे इसको? अपर लिमिट। और नीचे वाली जो वैल्यू इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो यहां एक साइड में आप लिख लें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये आप याद करना है अच्छी तरीके से दिमाग में कि पहले अपर लिमिट आएगा फिर लोअर लिमिट आएगा। कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाए। अच्छा, एक चीज और देखते हैं, इसमें जो आपको ग्राफ मिलता है ना, इस बिल्कुल सिंपल ग्राफ मिलता है ऐसे, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, जो ग्राफ मिलता है ना आपको, उसमें वेरिएबल कंडीशन होती है। ठीक है ना, तो जैसे यहां से लिया आपने, यहां से ले लिया आपने x1 और ये ले लिया आपने x2, ये x हो गया और ये आपके पास t हो गया। ठीक है, तो इसमें इस तरह से ग्राफ मिलता है। तो आपको थोड़ा लिमिट के बारे में पता लगा। अच्छा, कुछ चीजें बता रहा हूं मैं यहाँ पे आपको। जैसे आप क्या पढ़ते हो, आप सर ने हमको बताया है कि सर हमारे पास ये जो आप पढ़ते हो ना कि y = dx, ठीक है ना। चलो इसको छोड़ो, इसको गोली मारो, आप डायरेक्ट कर लेते हैं एक बार कि सर dx का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है x होता है, मान लिया x होता है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार चेक करते हैं x होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पर पढ़ा हुआ है कि सर इंटीग्रेशन ऑफ dy y होता है या इंटीग्रेशन ऑफ dz हमारे पास क्या होता है, z होता है। तो 2 मिनट इसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो कि लिखा हुआ है कि dx, ठीक है, तो इसकी जो मल्टीप्लाई में 1 होगा, क्या होगा 1। तो मैंने इसको लिखा x की पावर 0, कोई दिक्कत नहीं। x की पावर 0 क्या होगा, 1 होगा, और मल्टीप्लाई क्या कर दिया मैंने, dx कर दिया। ठीक है, अब आप फॉर्मूला लगाओ x⁴ n + 1
अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, यही फॉर्मूला है हमारे पास। तो मुझे बताएं क्या होगा, x कितना है, x है, पावर कितनी है इसकी, 0, तो 0 प्लस वन अपॉन में 0 प्लस वन प्लस सी, तो x पावर 0 है तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बताएं आप मुझे, 1 हो जाएगा। x की पावर कितना है 1, तो क्या आ जाएगा x1 अपॉन में क्या आएगा 1 आएगा प्लस क्या आ जाएगा c, मतलब मैं लिख सकता हूं x टू दी पावर 0 जो है हमारे पास dx जो है इसका आपके पास समाकलन कितना आएगा, इसका समाकलन कितना आएगा x, या डायरेक्ट याद कर सकते हो कि dx का समाकलन कितना होता है x होता है। इसी प्रकार dy का समाकलन y होगा और dz का समाकलन क्या होगा, z होगा। ये सारी चीजें आप कंसेप्ट से क्लियर कर रही हैं यहाँ पर कि इस तरह से जो है आप कई बार कंफ्यूज रहते हो, सर dx का क्या होगा, dy का क्या होगा, dz क्या होगा। तो dx का समाकलन x होता है, dy का समाकलन y होगा और dz का समाकलन z होता है। तो हमने समाकलन का इंटीग्रेशन का ये वाला फॉर्मूला क्लियर कर लिया है। अब हम एक दो फॉर्मूला और देखते हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक फॉर्मूला है c dx, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। c यहाँ पर होता है कांस्टेंट, आपने अवकलन में जो आपके जो कांस्टेंट था उसका आपने डिफरेंशिएशन अर्थात अवकलन किया तो 0 आया था, लेकिन यहाँ पर आपको याद करना है 0 नहीं आता है। तो c हमारे पास कांस्टेंट है, c को आप बाहर निकालें, क्या बचेगा आपके पास dx। तो c dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस में यहाँ पर c आ जाएगा, या फिर आप क्या लगा दोगे k, ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं सी एक्स प्लस के या सी एक्स प्लस सी, सी लिखेंगे तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अपन लगाइए यहाँ पर के, ठीक है ना, या तो सी लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं आप के लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन मैं करता हूं यहां से, इसे लिखा हुआ है 2 dx, ठीक है ना। अब यहां पर मैं लिमिट देता हूं, लिमिट मतलब आपको पता लगेगा कि लिमिट क्या होती है। जैसे मैंने लिखा यहां पर 2 या लिखा 5, ये जो होती है इसको बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलेंगे इसको, अपर लिमिट, और जो नीचे वाली इसको बोलते हैं अपर लोअर लिमिट। ठीक है। अब क्या करते हैं, आपका जो 2 है वो नंबर है, वो कांस्टेंट है, तो क्या करेंगे 2 को पहले बाहर निकालेंगे। ये जो प्लस सी वाला कंडीशन है या प्लस के वाली कंडीशन है, ये केवल किस में आएगी जब लिमिट नहीं मिलेगी आपको, मतलब एडिशन में मिलेगी, अनडेफिनेट में मिलेगी, ठीक है ना। क्या करेंगे, अब इस 2 को बाहर निकाला, क्या बचा आपके पास में dx बचा। लिमिट क्या है आपकी 2 से 5 है। क्या करेंगे आप, x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x हो गया। लिमिट पुट करोगे 2 से 5 करोगे, 2 को अपनी छोड़ दो। मैंने क्या बोला आपको, मैं बोल रहा हूं आपके पास अपर लिमिट, आप भी मेरे साथ बोलो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। टू को नहीं छेड़ना है। अब क्या करेंगे, यहाँ x जो है ना, इसकी क्या पुट करोगे आप अपर लिमिट, तो कितना आएगा 5। क्या लगाओगे अब माइनस, मैंने क्या बोला अपर लिमिट माइनस लगा दिया। फिर क्या लिखोगे लोअर लिमिट, क्या लिखोगे 2 लिख दोगे, क्या हो जाएगा 2, यहां से कितना आएगा 3, कितना आंसर आ जाएगा 6। आपको इजीली समझ में आ रहा है। इसे मान लो एक क्वेश्चन और लेते हैं, जिसके लिखा हुआ है x की पावर 1 और यहां लिखा हुआ है dx, ठीक है। तो क्या करेंगे आपके पास सिंपल तरीका, लिमिट नहीं है ना आपके पास में, तो आप सी लगाओगे, सिंपल सी बात है। यहाँ देखो n की वैल्यू कितनी है 1, तो मैंने क्या बोला n पर एक ऐड और कर दो ऊपर, x लिखा, यहाँ कितना है 1 प्लस 1 कर दोगे, अपॉन क्या करोगे 1 प्लस 1 कर दोगे, प्लस क्या लगा दोगे c, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। ये इसका आंसर हो गया। कुछ क्वेश्चन और करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास में मान लेते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है रूट x और dx। ये सारे सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। रूट x को क्या बोल सकते हैं अपन, रूट x क्या होता है
x की पावर 1/2 और क्या लगा दोगे आप dx। अभी मैं इसके बारे में बात करूंगा कि n नॉट इक्वल टू -1, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये क्या है आपके पास n है, मैंने क्या बोला n में +1 ऐड करना है, तो x लिखो 1 + 2 + 1 1 + 2 + 1 प्लस क्या लगा दोगे c। 1/2 + 1 कितना हो जाएगा 3/2, ये भी कितना हो जाएगा 3/2। तो क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स आप x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 2 का आएगा आपका ऊपर आ जाएगा, तो क्या बनेगा 2/3 x की पावर 3/2 + c, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको अच्छे से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है इसमें। चलो कुछ और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास आपके पास एक क्वेश्चन आता है। अच्छा पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये बात बहुत देर से आप सोच रहे हो कि n इक्वल टू -1 से क्या मतलब सर हमारा। जैसे मान लेते हैं हमने कहीं पर, तो एक बार इसके बारे में वापस से बात करते हैं। n इक्वल टू हमारे पास -1 नहीं होना चाहिए, लेकिन मान लेते हैं कि आपके पास n इक्वल टू -1 है, तो क्या करेंगे भैया आप x की पावर -1 dx कर दिया। ठीक है, क्या लिखोगे इसको 1/x dx, ये लिखोगे 1/x का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है आपके पास में ln x प्लस क्या आ जाएगा c। तो ये वाली कंडीशन आपकी जो यहाँ पर थी, इतनी सारी कंडीशन, ये सारी कंडीशन यहाँ फॉलो नहीं होती, क्योंकि 1/x जो होता है उसका जब आप इंटीग्रेशन करते हो, समाकलन करते हो, क्या आता है नेचुरल लॉग x आता है और प्लस c आपका क्या बन जाता है कांस्टेंट। ये वाला केस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखें आप। अब इसी फॉर्मूले पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे अगर मान लो आपके पास क्वेश्चन आता है x² dx, तो अब ऐड करिएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। x यहाँ कितना है 2 + 1 लगाओ, 2 + 1 लगाओ प्लस c लगा दो, कितना हो जाएगा x³ 3 + c। ठीक है ना। अब आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा याद करना है कि आपको डिफरेंशिएशन में क्या हुआ, आपको इंटीग्रेशन में क्या हुआ। कई बार क्या करते हैं अपन मिक्स कर देते हैं, ठीक है ना। दूसरा आते हैं, अगर मान लो लिखा हुआ है कहीं पे 1/√x dx, क्या करेंगे सॉल्व करेंगे इसको। ये क्या है √x है, तो √x कितना होता है 1/2, ठीक है ना, पावर 1/2 होती है इसकी। इसको ऊपर लेके जाएंगे -1/2 dx, ये क्लियर हो रहा है अपने। चलो ठीक है, क्या लिखेंगे x -1/2 + 1 कर देंगे, नीचे क्या करेंगे -1/2 + 1, ठीक है, प्लस क्या लगा देंगे आप c। चलो ठीक है, इसको यही कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा -1/2 + 1 कितना हो जाएगा प्लस का 1/2 अपॉन, यहां से कितना आएगा 1/2, क्या कर देंगे प्लस का c। अब क्या करेंगे, इसको 2 को ऊपर ले आए, तो क्या बन जाएगा 2 x की पावर 1/2 + c, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो 2√x + c, ये भी आपका आंसर सही है। इसे मान लेते हैं और क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि मान लो लिखा हुआ है कहीं 1/x² dx, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर जाएगा ये x -2 dx हो जाएगा। अब -1 वाले केस में होता है, 2 वाले में नहीं होगा, ध्यान रखना इसको। क्या करेंगे x -2 + 1 -2 + 1, ये करोगे, प्लस क्या लगा दोगे c। क्या करेंगे x -1 और -1 + c, ठीक है ना। क्या करेंगे माइनस लगा देंगे ना, माइनस आ जाएगा। क्या करेंगे इसको 1/x + c, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा आपका आंसर बन जाएगा। इसी तरह से आप इंटीग्रेशन, जो नॉर्मल इंटीग्रेशन है आपका, अनिश्चित समाकलन है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इस पर आप क्वेश्चन करें, आपको बहुत से क्वेश्चन लेंगे। आपका यहाँ तक का मैंने कंसेप्ट
क्लियर कर दिया। इसी तरह से ये आपका पार्ट फर्स्ट खत्म होता है इंटीग्रेशन का। कल हम पार्ट नंबर सेकंड के बारे में बात करेंगे और आप ये पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों कंप्लीट कर लेना जैसे ही कंप्लीट हो, ठीक है ना। और इसी तरह आप